नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। क्रिकेट, बैडमिंटन के साथ टेनिस की भी खबर है, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से शुरू होगा बर्मिंघम क्रिकेट टेस्ट मैच। जसप्रीत बुमराह करेंगे कप्तानी। भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच कल से शुरू होगी वनडे श्रृंखला। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय मलेशिया ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में, और फ्रांस की एलिज कॉर्ने विंबलडन टेनिस के तीसरे दौर में पहुंची। पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल आज खेलेंगे दूसरे दौर का मैच। सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजरें बर्मिंघम पर टिकी हैं, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच कल से 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला टीम इंडिया के पिछले इंग्लैंड दौरे पर ही खेला जाना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इसे स्थगित कर दिया गया था। भारत इस श्रृंखला में 2-1 से आगे है। इस बीच जसप्रीत बुमराह कप्तान बनाए गए हैं। ऋषभ पंत उप कप्तानी करेंगे। रोहित शर्मा का आज जो कोरोना टेस्ट हुआ था वो भी पॉजिटिव ही आया है। आइए सुनते हैं इस मुकाबले पर चारू सक्सेना की ये रिपोर्ट। बर्मिंघम में होने वाला टेस्ट मैच कई मायनों में खास होने वाला है। अगर भारतीय टीम ये टेस्ट जीत जाती है तो सीरीज भी 3-1 से उसके नाम हो जाएगी। 15 साल बाद भारतीय टीम इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतेगी। भारत ने आखिरी बार 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में इंग्लैंड में सीरीज जीतने में कामयाबी हासिल की थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले सीजन में टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची थी, जहां उसे न्यूजीलैंड से हार झेलनी पड़ी थी। इस बार न्यूजीलैंड पहले ही फाइनल की होड़ से बाहर हो चुकी है। इंग्लैंड का भी फाइनल में पहुंचने के कोई चांस नहीं बचा। भारत होड़ में है। भारतीय टीम अभी WTC पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। भारत को इस बार फाइनल में जगह बनाने के लिए आखिरी के 7 में से 6 मैच जीतने होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया से अपने घर में 4 और बांग्लादेश से उसके घर में 2 टेस्ट जीतने हैं। अगर भारतीय टीम इंग्लैंड से मुकाबला हार जाती है तो फिर उसके बाकी बचे 6 मैच एक तरफ से नॉकआउट जैसे साबित हो सकते हैं। बात अगर टीम की करें तो जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे। बुमराह कपिल देव के बाद भारत के पहले तेज गेंदबाज कप्तान होंगे। कपिल ने आखिरी बार सितंबर 1986 में टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी की थी। यानी 36 साल बाद कोई तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में टीम की कमान संभालेगा। विराट भले ही कप्तान ना हो, लेकिन विदेशी जमीन पर इस मुकाबले में लीडरशिप की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर होगी। दबाव में अक्सर विराट का बेस्ट सामने आता है। बस देखना यह है कि वे इंटरनेशनल क्रिकेट में करीब 3 साल का शतक का सूखा खत्म कर पाते हैं या नहीं। भारत ही नहीं, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस बात पर चर्चा तेज है कि विराट टेस्ट में फॉर्म में लौटेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है? देखिए, विराट कोहली के बारे में राहुल द्रविड़ ने एक बात कही है आज कि किसी ने कहा कि ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s। अब उनसे वापसी की उम्मीद नहीं की जा सकती। नवंबर 2019 के बाद एक भी शतक उनके बल्ले से नहीं निकला है। लेकिन जो पुरानी कहावत है कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी, तो कब विराट कोहली कब क्या कर देंगे कहना बहुत मुश्किल है। केप टाउन के खिलाफ उन्होंने वो शतक बनाते बनाते, केप टाउन में जो मैच हुआ था उसमें शतक बनाते बनाते रह गए थे। 79 रन बनाया था उन्होंने। लग रहा था कि फिर से बना लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो फॉर्म को वापस पाने का एक संक्रमण काल होता है, जिसमें आप एक बार अगर खराब फॉर्म में चले गए, दोबारा आ गए, वो 3 वर्ष एक लंबा समय है। देखिए, मैं बहुत एक खतरनाक सवाल का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे भविष्यवक्ता की जगह बिठा दिया। क्रिकेट में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल काम है, मगर विराट कोहली को एड़ी छोटी एक करनी होगी ये सिद्ध करने के लिए कि दुनिया जो उनके ऊपर शक कर रही है वो गलत है, और ऐसा करना बहुत आसान नहीं होगा। ये टेढ़ी खीर है। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे। संशय बरकरार था कि रोहित शर्मा की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तो रोहित शर्मा खेलेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने साफ कर दिया। मलय, कोई तेज गेंदबाज कप्तान टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम अवसरों पर देखने को मिलता है, और वो भी कुछ जो गेंदबाज कप्तान हुए हैं वो ऑलराउंडर भी हैं, लेकिन ये विशुद्ध तेज गेंदबाज हैं। इसमें क्या शक।
ये जो 36वें टेस्ट कप्तान होंगे भारत की ओर से, भले ही वो एक ही टेस्ट में कप्तानी करें या अधिक में करें, अभी तो फिलहाल 36वें टेस्ट कप्तान की जगह वो जाएंगे। और अगर आप पूरी दुनिया का रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ 10 तेज गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कप्तानी की है, जिसमें भारत से, जैसा आपने कहा, तेज गति गेंदबाज कपिल देव ने कप्तानी की, लेकिन वो ऑलराउंडर थे। तो वैसे ही इमरान खान भी ऑलराउंडर में गिनती उनकी होती थी। लेकिन बुमराह के बारे में एक दो बातें मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये कि बहुत उनमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, नेतृत्व करने की उनकी क्षमता जो है उसमें कोई शक नहीं। एक बार आपको याद होगा कि कोहली जब भारत आ गए थे पैटर्निटी लीव पर, एडिलेड में टेस्ट मैच चल रहा था, तो उस समय अजिंक्य रहाणे कप्तानी कर रहे थे और बार बार वो अश्विन से और बुमराह से बातचीत कर रहे थे। तो बुमराह ने बहुत अच्छे सूझबूझ का परिचय दिया, मैदान पर भी और मैदान के बाहर भी। एक बार मैदान के बाहर नहीं थे और उस समय सिराज और नवदीप सैनी कर रहे थे गेंद, और सिराज ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, तो साइड लाइन पे जाके उन्होंने सिराज को गले लगाया। तो इस तरह से जब वो गावा में फर्स्ट टेस्ट हो रहा था तब की बात है, और उन्होंने सिराज को हक किया। तो इसका मतलब यह होता है कि जो एक नेतृत्व करने की, एक जो नेतृत्व प्रदान करने की जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, इनहेरेंट क्वालिटी, नेट क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी बुमराह में है। तो उन्होंने पहले भी कहा था, उनसे सवाल किसी ने पूछा, बहुत सहज तरह के आदमी हैं, उनसे किसी ने कहा कि कप्तानी, तो बोले कप्तानी बड़ी चीज होती है, मिलेगी तो खुशी की बात होगी और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि अच्छे से अच्छे जितना कर सकूं, अच्छी भूमिका निभाऊं, उसमें अच्छा करूं। तो देखिए, ये सोच समझ के फैसला लिया गया है। और राहुल द्रविड़ से जब पूछा गया था कल, आज नहीं कल, जब तक ये फैसला नहीं हुआ था कि बुमराह को कप्तानी दी जा सकती है क्या, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। उन्होंने कहा था ये टीम प्रबंधन का काम है बताना, मेरा काम नहीं है कि क्या होगा, अगर ऐसा हुआ, रोहित नहीं खेलते तो क्या होगा। लेकिन एक बात तय है कि बुमराह में राहुल द्रविड़ का भी पूरा यकीन है कि वो अच्छी कप्तानी कर सकते हैं। टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, अब रोहित रूल्ड आउट हो चुके हैं, ओपनिंग कॉम्बिनेशन आप क्या देखते हैं? शुभमन गिल के साथ मयंक अग्रवाल या चेतेश्वर पुजारा? देखिए, चेतेश्वर पुजारा पे मैं दांव लगाने को तैयार नहीं हूं, चाहे वो मैं टीम प्रबंधन का हिस्सा रहूं, जो कि मैं कभी नहीं होऊंगा। लेकिन अगर मुझे कोई कहता, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा को बहुत मौके मिले हैं, और जो मैं पहले कहा ना कि जब गोधूली बेला आती है तो बहुत देर तक नहीं टिकती, उसके बाद सांध्य वेला हो जाती है, फिर अंधकार होने लगता है। ये गोधूली वाली बेला में अगर आप नहीं चमक पाए सूरज, उसके ऊपर बादल आच्छादित नजर आने लगे, तो समझिए कि सांध्य वेला आपकी आ गई। चेतेश्वर पुजारा नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, मयंक से मुझे उम्मीद है कि उनको मौका मिलेगा। इंग्लैंड ने अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की वापसी हुई है। सैम बिलिंग्स जो हैं वो विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालेंगे। 3-0 से हराया है अपनी सरजमी पर न्यूजीलैंड को हाल में जो संपन्न हुई है श्रृंखला। इंग्लैंड की टीम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंग्लैंड की सबसे पहली बात कि उन्होंने एक जो मनोवैज्ञानिक गेम होता है, खेल होता है, साइकोलॉजिकल गेम, उसमें उन्होंने पहले ही बाजी मारी। जेम्स एंडरसन, जिनके ऊपर सवाल निशान वैसे ही लगे थे जो रोहित शर्मा पे लगे थे, उनको जो न्यूजीलैंड में थर्ड टेस्ट में नहीं खेल पाए थे, उनको वापस लाए। और उनको लाकर उन्होंने जो एक बात सामने भारत के सामने रखी है कि भारत का जो रिकॉर्ड है एंडरसन का भारत के खिलाफ, बहुत अच्छा रिकॉर्ड उनका रहा है। तो इस तरह से एक मानसिक दबाव उन्होंने पैदा कर दिया है भारत के लिए एंडरसन को लाकर, और एंडरसन के लिए मौका है बहुत अच्छा खेलकर और अपने देश को जीत दिलाने का। तो ये बहुत मेरे ख्याल से एक बड़ा सॉलिड मूव है इंग्लैंड का, क्योंकि जो उन्होंने जेमी ओवर्टन को रिप्लेस किया है और इस तरह से बहुत अच्छा, और टीम कॉम्बिनेशन जो इंग्लैंड ने बनाया है वो भी काबिल तारीफ है। क्योंकि नंबर 3 पर ऑली पोप, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जो व्हाइट वॉश हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद जो रूट, जॉनी बेस्टो तो हैं ही फॉर्म में, उनसे आप उम्मीद कर ही सकते हैं। और बेन स्टोक्स ने भी अपना सिद्ध कर दिया कि भाई बैटिंग ऑर्डर में अगर कोई कमी कहीं रह जाए तो मैं हूं वहां पे, आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। बेन स्टोक्स हमेशा यही कहते नजर आते हैं मुझे। तो उसके बाद मैथ्यू पॉट्स, ये एक यंग खिलाड़ी है जिसको इंग्लैंड ने लिया है, और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी डेब्यू किया था अपना, तो वो भी बहुत अच्छा। तो कुल मिलाकर जो टीम कॉम्बिनेशन, टीम में एक बैलेंस, एक संतुलन जो होता है, वो इंग्लैंड ने जो अपने 11 खिलाड़ियों को चुना है खेलने के लिए भारत के खिलाफ, उसमें बैलेंस बहुत है। बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाज भी हैं। एंडरसन का, भले एंडरसन कुछ न करें,
मनोवैज्ञानिक दबाव तो क्रिएट कर दिया ना उन्होंने एंडरसन भारत के खिलाफ, और भारत के खिलाफ जो उनका रिकॉर्ड है वो सबको पता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेले हैं और अब 40 के आसपास हैं जी बिल्कुल, कुछ ही महीने बचे हैं एंडरसन के, लेकिन अब भी बड़ा दमखम है उनमें और बहुत मजबूत हड्डियां हैं, बाहों की भी और टांगों की भी। कहते हैं शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, और क्रिकेट प्रेमियों को वो श्रृंखला भी याद होगी जब जेम्स एंडरसन ने एक सीरीज में विराट कोहली को पूरी तरीके से परेशान करके रखा था। इस मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की श्रृंखला कल से शुरू हो रही है। मिताली राज के बिना 50 ओवर क्रिकेट में नए युग की शुरुआत कर रही भारतीय टीम की नवनियुक्त कप्तान हरमनप्रीत कौर अपने खिलाड़ियों से सभी विभागों में सुधरे प्रदर्शन की उम्मीद करेंगी। श्रीलंकाई टीम अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मिली जीत की लय को बरकरार रखने के लिए प्रयासरत होगी। कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? मिताली ने संन्यास ले लिया, झूलन मांसपेशियों में खिंचाव के कारण इस मुकाबले में खेल नहीं पा रही हैं। नई टीम है और हरमनप्रीत कौर फुल फ्लेज्ड कप्तान है। और फिलहाल सवाल यह है कि किस नंबर पे बल्लेबाजी करेंगी जी। सबसे पहला जो सवाल हरमनप्रीत को लेकर वह यही है कि वो किस नंबर पे बैट करेंगी, क्योंकि मिताली राज चौथे स्थान पर बल्लेबाजी करती थी, हरमनप्रीत उनके बाद आती थी 5वें पे, और पिछले 2 साल में सिर्फ ऐसा 2 ही बार हुआ है शायद, या नहीं 2 बार हुआ है जबकि उन्होंने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की है हरमनप्रीत ने। एक बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2021 में जब वो रिटायर्ड हर्ट हो गई थी, और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जब उन्होंने 63 रन बनाए थे, मिताली राज ने जब 54 रन बनाए थे, नाबाद 54 रन। तो हरमनप्रीत नंबर 5 पे बैटिंग करती रही हैं, 45 बार उन्होंने बैट। तो एक तो सवाल ये है। दूसरा ये है कि मिडिल ऑर्डर में कौन कौन खेलेगा जी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जो वनडे स्क्वाड था उसमें जेमाइमा रॉड्रिग्स को रखा नहीं गया था, तो उनकी अनुपस्थिति में अस्तिका भाटिया, हरलीन देओल, ये वो लोग हैं जिनको मिडिल ऑर्डर में रखा जाएगा। तो हरमनप्रीत के लिए न सिर्फ ये मुश्किल है संभालना अपनी भूमिका कप्तान के रूप में देखना, अपनी भूमिका एक बल्लेबाज के रूप में देखना, और उसके बाद उनका साथ देने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये मत समझिए कि बिल्कुल अचानक से मिताली राज के जाने से टीम में कोई वैक्यूम क्रिएट हो गया, वो भी नहीं। स्मृति मंधाना है, शेफाली वर्मा है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से श्रीलंका की टीम के खिलाफ भारत का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। भारतीय महिलाओं का मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जी हां, गेंदबाजी में पूनम यादव और राजेश्वरी गायकवाड़ से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। गोल में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल बारिश की वजह से प्रभावित रहा और लंच के बाद ही शुरू हो पाया। कंगारू टीम ने स्टंप्स तक 8 विकेट खोकर 313 रन बना लिए थे। क्रीज पर कप्तान पैट कमिंस 26 और नाथन लियोन 8 रन बनाकर नाबाद हैं। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका की पहली पारी के स्कोर के आधार पर 101 रन की बढ़त हासिल कर ली है। उस्मान ख्वाजा ने 71 जबकि कैमरून ग्रीन ने 77 रन की पारी खेली। श्रीलंका के लिए रमेश मेंडिस अब तक सबसे ज्यादा 4 विकेट ले चुके हैं। क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं बैडमिंटन की। कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने थाईलैंड की पिटियापॉर्न चाइवान को 19-21, 21-9, 21-14 से हराया। सेमीफाइनल में सिंधु का सामना ताइपे की ताई जू इंग से होगा। एचएस प्रणॉय ने चीनी ताइपे के चौ तेनचेन को 21-15, 21-7 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय का मुकाबला इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा। पारुपल्ली कश्यप का सफर समाप्त हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। मलय जो बैटल है बैडमिंटन कोर्ट पर सिंधु बनाम ताई जू इंग, उसमें इंग का पलड़ा भारी रहा है पिछले कुछ समयों से। बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि ये एक ऐसा मुकाबला है जो सिर्फ भारत के बैडमिंटन प्रेमी नहीं देखते, वो भी घबराते हुए पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि जो बेस्ट बैडमिंटन होता है वो वहां देखने को मिलता है जब ताई जू इंग और सिंधु
आमने सामने होती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की मजबूतियों और कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह जानती हैं आनंद जी। इसलिए कहना मुश्किल है कि क्या एक बार फिर ताइजू यिंग सिंधु पर हावी हो जाएंगी। सिंधु ने हराया भी है, हालांकि 1-1 रिकॉर्ड देखें तो ताइजू यिंग का बेटर रहा है, खासकर बड़े टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन सिंधु से भी उम्मीद की जा सकती है। और जिस तरह के फॉर्म का प्रदर्शन उन्होंने अभी हाल फिलहाल में किया है, तो मुझे लगता है कि सिंधु के लिए एक मौका है। ये हम नहीं कह सकते कि सिंधु बाहर हो चुकी हैं। एचएस प्रणॉय के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्रणॉय ने टॉमस कप की जीत के बाद जिस प्रकार से उनका मनोबल बढ़ा है, उस प्रकार से देखें तो वर्ल्ड रैंकिंग उनकी बहुत अच्छी नहीं है, 10 से भी नीचे है, लेकिन जो मनोबल है वो काफी बढ़ा हुआ है, तो उनसे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। कल ये दोनों क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे और स्पोर्ट्स कैन में हम आपको उसका हाल भी बताएंगे। अब बात करते हैं टेनिस की। वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स में स्पेन की पौला बडोसा, फ्रांस की एलिज कॉर्ने और चेक गणराज्य की पेत्रा क्विटोवा तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। और क्या क्या रहे परिणाम, बता रहे हैं अतहर सईद। विंबलडन के महिला सिंगल्स में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। 2021 की यूएस ओपन विजेता ब्रिटेन की एम्मा राडुकानु जहां हारकर बाहर हो गईं, जबकि 2017 में यहां चैंपियन बनी स्पेन की गार्बाइन मुगुरुसा का भी सफर समाप्त हो गया। राडुकानु को दूसरे दौर में फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया से 6-3, 6-3 से हार का सामना करना पड़ा। मुगुरुसा को बेल्जियम की ग्रीट मेनन ने 6-4, 6-0 से आसानी से मात दी। दूसरी वरीयता प्राप्त एस्टोनिया की एने कोंतावित भी उलटफेर का शिकार हुई। उन्हें दूसरे दौर में जर्मनी की जूली नियमेयर के हाथों 6-4, 6-0 से पराजित होना पड़ा। 2018 की विजेता जर्मनी की एंजेलिक कर्बर तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। कर्बर ने दूसरे दौर में पोलैंड की माग्दा लिनेट को 6-3, 6-3 से हराया। मारिया सकारी ने बुल्गारिया की विक्टोरिया तमोवा को 6-4, 6-3 से मात दी। पुरुष सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के थानासिस कोकिनाकिस को 6-1, 6-4, 6-2 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। तीसरे दौर में सर्बियाई स्टार का सामना अपने ही देश के मियोमिर केकमानोविच से होगा। एक अन्य मुकाबले में एंडी मरे को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें अमेरिका के जॉन इस्नर ने हराया। अन्य मुकाबलों में 5वीं वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नीदरलैंड के टालोन ग्रीक रेलवे को 6-4, 7-4, 6-3 से पराजित किया। अमेरिका के टॉमी पाउल ने नीदरलैंड के एड्रियन मनरिनो पर 6-2, 6-4, 6-1 से जीत दर्ज की। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। अभी जो मुकाबले समाप्त हुए हैं उसमें अगर हम बात करें तो निक किर्गियोस जो हैं वो अपना मुकाबला जीत चुके हैं। टेलर फ्रिट्ज ने भी अपना मुकाबला जीत लिया है और रिचर्ड गैस्के भी अपना मैच जीतकर तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। आज जो टेनिस प्रेमियों की नजरें रहने वाली है मलय, वो होंगे राफेल नडाल। इसमें क्या शक है, राफेल नडाल 22 बार के ग्रैंड स्लैम विनर, अमेरिका के टीनेजर कोको गॉफ और 2021 के रनर अप कैरोलिना प्लिस्कोवा, ये वो लोग हैं जिन पर आज नजर सबकी रहेगी। और स्वीट 16 जिसको कहा जा रहा है, पूरे सुर्खियां लगाई हैं सारे विदेशी अखबारों ने कि जोकोविच स्वीट 16 की तरफ देख रहे हैं, 16वां विंबलडन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे में नडाल उनके लिए, हालांकि ये उनका फेवरेट कोर्ट नहीं, आप जानते हैं ग्रास कोर्ट नडाल का फेवरेट कोर्ट नहीं है। 2010 और 12 के बाद यहां उन्होंने कोई जीत हासिल नहीं की है, मगर उनसे उम्मीद की जाती है कि अगर, और पूरी दुनिया चाहती है कि मुकाबला नडाल और जोकोविच के हो, फाइनल अगर हो ही तो ये दोनों सितारे आमने सामने हो तो ये बड़ा मैच होगा, देखने लायक होगा क्या होता है। क्योंकि बाकी जो मैचेस आज होने हैं उनकी भी थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए कि क्योंकि कैरोलिना प्लिस्कोवा, इनसे भी उम्मीद है कि वो अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगे। और चलते चलते मैं एक बात बताना चाहता हूं आनंद जी, बिना आपसे पूछे हुए, कि ये जो यूक्रेन की 2 लड़कियों ने खेला है वहां अपने यूक्रेन का झंडा लगा के, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर का काम कर रहा है। जी हाँ, और उन्होंने कहा है कि जो भी वो प्राइज मनी जीतेंगी वो यूक्रेन को समर्पित करेंगी युद्ध में जो वो रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। चलते चलते अपने श्रोताओं को बता दें कि FIH महिला हॉकी विश्व कप कल से नीदरलैंड और स्पेन की संयुक्त मेजबानी में शुरू हो रहा है। 8 बार की विजेता नीदरलैंड की नजरें खिताबी हैट्रिक पर टिकी होंगी, जबकि भारत पहली बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगा। भारत पूल बी में चीन, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ है। भारत को अपना पहला मैच रविवार को इंग्लैंड के साथ खेलना है। योनेक शॉपमैन जो हैं वो टीम के कोच हैं।
मलय बहुत कम समय है, रानी रामपाल बाहर हैं, कोरोना के भी खबरें आ रही हैं कि कुछ खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ पॉजिटिव हैं। देखिए 1974 में जब पहला विश्व कप हुआ था तब भारतीय महिलाओं ने चौथा स्थान प्राप्त किया था और उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं भारत की झोली में आया है। लेकिन टोक्यो में जो आंसू गिरे थे वहां की धरती पर, वो उन आंसुओं ने जो सिंचित किया है हॉकी को, महिलाओं की हॉकी को, उसका फल शायद आपको इस बार देखने को मिले। सभी हॉकी प्रेमी यही उम्मीद कर रहे हैं कि टोक्यो में जो पदक फिसल गया था हाथ से, यहां पर वो पदक भारतीय टीम जीतने में सफल हो। मलय स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।